नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर बीरेंद्र प्रताप चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग डॉक्टर जगदीश नटवरलाल भगवती के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। ये क्लास बीए तृतीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र के हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट यानी आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत है। जगदीश नटवरलाल भगवती एक भारतीय अमेरिकन अर्थशास्त्री थे। इनकी आर्थिक विचारों का अध्ययन हम लोग मुख्य रूप से 7 शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला है कि इन्होंने मुक्त व्यापार का समर्थन किया था। दूसरा, ये वैश्वीकरण के समर्थक थे। तीसरा, ये व्यापार और विकास को एक दूसरे का सहयोगी मानते थे। चौथा, ट्रिकल डाउन सिद्धांत के समर्थक थे। पांचवा, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने विचार दिए। छठा, इन्होंने व्यापार सहायता और व्यापार बनाम सहायता पर अपने दृष्टिकोण रखे। सातवां जो इनका विचार है वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। तो आइए अब हम लोग जगदीश नटवरलाल भगवती के आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं। जी.एन. भगवती या जगदीश एन भगवती भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, वैश्वीकरण और विकास अर्थशास्त्र में उनके मौलिक योगदान के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 26 जुलाई 1934 को मुंबई में हुआ था। ये लंबे समय तक कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में स्थित है, में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और संयुक्त राष्ट्र गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन जो गैट था 1995 में क्या होगा WTO, और विश्व बैंक जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार रहे हैं। तो हम लोग जगदीश एन भगवती या जे.एन. भगवती के आर्थिक विचारों को एक एक करके पढ़ेंगे। जो इनका पहला विचार है वो है मुक्त व्यापार के सशक्त और सैद्धांतिक समर्थन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मुक्त व्यापार क्या होता है। तो व्यापार दो तरह का होता है। एक होता है मुक्त व्यापार, दूसरा होता है संरक्षण या प्रतिबंधित व्यापार। हम लोग प्रतिबंधित व्यापार कर लेते हैं। मुक्त व्यापार का मतलब है जब दो देशों के मध्य व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध न हो तो इसे हम लोग मुक्त व्यापार कहेंगे। प्रतिबंधित व्यापार का कहेंगे जब दो देशों के मध्य व्यापार में प्रतिबंध हो। दो तरह के प्रतिबंधों की मुख्य रूप से बात की जाती है। पहला होता है टैरिफ, हिंदी में तटकर कहते हैं। दूसरा होता है कोटा। कोटा की हिंदी अभ्यंश होती है, लेकिन इंग्लिश वाले ही शब्द प्रचलित है, हम लोग इन्हीं को यूज करेंगे। टैरिफ का अंतर, टैरिफ एक कर है, एक तरह से टैरिफ एक आयात कर है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अमेरिका से बन के भारत में बिकने के लिए आ रही, मान लीजिए आईफोन है, तो 1 लाख का आईफोन है, तो भारत सरकार क्या करेगी, उस पर सोचे कि भारत वाले इसको कम खरीदे, तो भारत सरकार क्या करेगी, आईफोन पर 30-40% कर लगा देगी। 30% कर लगा दी तो क्या हुआ, उस आईफोन का रेट 1 लाख था तो 1,30,000 हो गया। 50% कर लगा दी तो उसकी प्राइस कितनी हो गई, 1,50,000। इसी तरह से दूसरा सरकार क्या कर सकती है, कोटा निर्धारित कर सकती है कि 1 साल में कुल अमेरिका से सिर्फ 10,000 फोन आ पाएगा बस। इससे क्या होता है, व्यापार बाधित होता है। तो मुक्त व्यापार के समर्थक थे वो जे.एन. भगवती, कहते थे कि विश्व व्यापार में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो भगवती मुक्त व्यापार के सबसे प्रबल समर्थक व अकाट समर्थकों में से एक थे, जो यह मानते थे कि व्यापार स्वतंत्रता, वैश्विक आर्थिक कुशलता और अस्थायी विकास की कुंजी है। वैश्विक आर्थिक कुशलता का मतलब कि जो देश जो वस्तु अच्छे से उत्पादित कर सकता है, सस्ती उत्पादित कर सकता है, उस वस्तु को दूसरे देशों में बेचना चाहिए। इससे क्या होगा कि कुशलता बढ़ेगी। मान लीजिए भारत में कपड़े अच्छे बनते हैं, तो भारत सिर्फ कपड़े अच्छे बना के दूसरे देशों में बेचे। जो चीजें अच्छी नहीं बना पा रहा है, दूसरे देशों के से खरीदे। इससे क्या होगा, लोगों की कुशलता में वृद्धि हो रही है। इससे क्या होगा, वो इसको अस्थायी विकास की कुंजी भी मानते हैं।
इसके अलावा वह तुलनात्मक लाभ पर केंद्रीय जोर देते हैं। हम लोग अभी तुलनात्मक लाभ सिद्धांत आगे जब रिकार्डो का सिद्धांत आर्थिक विचार पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आप लोग सरलता के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, तुलनात्मक लाभ का मतलब है कि मान लीजिए भारत में कोई वस्तु बनती है, मान लीजिए कपड़ा बनता है, तो कपड़ा भारत में वही कपड़ा 10,000 रुपए में बन के तैयार हो जाता है, अमेरिका में वही कपड़ा बनाने में 15,000 रुपए लगता है। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को कपड़ा बना के अमेरिका में बेचना चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए एक वस्तु अमेरिका बना रहा है, जूते बना रहा है, जूते अमेरिका सस्ता बनाता है, अमेरिका जूता बना रहा है तो 10,000 का बना रहा है, भारत में 15,000 का बन रहा है। इससे क्या होगा, भारत सिर्फ कपड़े बना के अमेरिका को बेचे, अमेरिका सिर्फ जूते बना के भारत को बेचे। इससे क्या हो रहा है, दोनों देशों को लाभ होगा। तो इसकी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत अगर कपड़े और जूते दोनों बनाएगा 25,000 लागत लगेगी, सिर्फ कपड़े बनाएगा तो 20,000 में हो जाएगी। इसी तरह से अमेरिका कपड़े और जूते दोनों बताएगा तो उसकी लागत 25,000 आएगी। अगर सिर्फ जूते बनाएगा तो उसकी लागत 20,000 हो जाएगी, 5,000 का लाभ होगा। तो हम लोग इसको डिटेल में जब रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो तुलनात्मक लाभ के संबंध में जे एन भगवती क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार देशों को अपनी विशिष्टताओं तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त करने की अनुमति देता है। इससे संसाधनों का इष्टतम आवंटन होता है, जिससे वैश्विक उत्पादन और उपभोग दोनों में वृद्धि होती है। यानी अगर इस तरह से कोई भी देश तुलनात्मक लाभ या लागत को ध्यान में रखकर वस्तुएं उत्पादित करेगा और ट्रेड करेगा तो इससे साधनों का इष्टतम आवंटन होगा। साधनों का इष्टतम आवंटन मतलब मान लीजिए भारत वाले उतने ही साधन से कपड़ा बनाते हैं, 20,000 का बना लेते हैं, अमेरिका वाले वही कपड़ा उतने ही साधन से 10,000 का ही बना पाते हैं। इसके अलावा अमेरिका वाले जूता 20,000 का बनाते हैं, भारत वाले कपड़ा 10,000 का बनाते हैं। तो अगर दोनों देश बनाएंगे, भारत मान लीजिए कपड़ा और जूता दोनों बनाए तो क्या होगा, 30,000 का ही बन पाएगा। इसी तरह से अमेरिका भी दोनों बनाएगा, 30,000 का ही बन पाएगा। लेकिन अगर भारत सिर्फ कपड़ा बनाए तो भारत कपड़ा 40,000 का बना लेगा, अमेरिका जूता 40,000 का, तो कुल उत्पादन 30,000 का हो जाए वो 40,000 का हो जाए। ये चीजें वही तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। इससे क्या होगा, उत्पादन भी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो उपयोग में भी वृद्धि होगी। दूसरा है संरक्षणवाद की आलोचना। संरक्षणवाद क्या है, हम जब अपने घरेलू उद्योग को बाहरी उद्योग से सुरक्षित करते हैं तो उसे संरक्षणवाद कहते हैं। इसके लिए टैरिफ लगाया जाता है। मान लीजिए भारत और अमेरिका सेम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। भारत मान लीजिए, भारत भी आईफोन के समकक्ष एक फोन बनाता है, उसकी लागत 1.5 लाख आती है, अमेरिका वही फोन 1,20,000 का बना देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सारा भारत वाले अमेरिका का ही फोन करेंगे, खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का फोन 1,20,000 में मिल रहा है, वही फोन भारत बना रहा है 1.5 लाख में। तो भारत वाले अमेरिका का ही फोन खरीदेंगे। सरकार क्या करेगी, ऐसे में भारतीय उद्योग बंद हो जाएगा तो उसको संरक्षित करने के लिए क्या करेगी, अमेरिका का जो फोन 1,20,000 का है उसमें 40,000 कर लगा देगी, यानी टैरिफ लगा देगी। अमेरिका का फोन कितने का होगा, 1,60,000 का। भारत का फोन कितने का हो गया, 1.5 लाख का ही है। तो सब भारत का फोन ही खरीदेंगे। इसी को क्या कहते हैं, संरक्षणवाद। तो जे एन भगवती क्या कहते हैं कि संरक्षणवाद को एक आत्म पराजयकारी नीति मानते थे। उनके अनुसार टैरिफ और कोटा जैसे व्यापार प्रतिबंध न केवल उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं बल्कि घरेलू उद्योगों को अक्षम और अप्रतियोगी बनाते हैं। उपभोक्ताओं के लिए लागत क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो फोन अमेरिका से 1,20,000 में मिल रहा था, अगर भारत कोई प्रतिबंध न लगाती, वही फोन टैरिफ लगाने के बाद भारत से खरीद रहे हैं तो उपभोक्ता को 1.5 लाख में मिल रहा है। तो इसकी वो चर्चा करते हैं। अगले कहते हैं कि मुक्त व्यापार से प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रवाह होगा। क्यों? क्योंकि मुक्त व्यापार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ाएगा, भारत वाले भी सोचेंगे कि हम लोग कैसे भी फोन अमेरिका से सस्ता बनाएं। इसके लिए क्या होगा, नई तकनीक अपनाना होगा, यानी प्रौद्योगिकी को विकास होगा। और नवाचार मतलब नई नई खोज करने के लिए प्रेरित होगा, जिससे वह वैश्विक बाजार में टिक सके। क्यों? क्योंकि अगर भारत सरकार इनको संरक्षण नहीं देगी तो बाजार में टिके रहने के लिए इनको नवाचार और नई तकनीकी अपनाना जरूरी हो जाएगा।
अगला है व्यापार नीति का सिद्धांत। भगवती द्वितीय सर्वोत्तम नीति सिद्धांत के संदर्भ में यह तर्क दिए कि बाजार विकृतियां, बाजार विकृति मतलब जैसे एकाधिकार है, किसी वस्तु का एक ही उत्पादक है, उन्हें समाप्त करने के लिए सीधे घरेलू हस्तक्षेप चाहिए, न कि व्यापार नीतियों जैसे टैरिफ का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि व्यापार नीति विकृति को दूर करने का द्वितीय तरीका है। इसके संदर्भ में कहते हैं कि अगर ऐसा है एकाधिकार, तो ऐसा नहीं चाहिए कि सरकार को विदेशी कंपनी अगर आ रहे हैं तो उनको रोक दे, बल्कि भारत में ही प्रतियोगिता को बढ़ाना चाहिए। अगला है निर्यात उन्मुख रणनीति को प्राथमिकता। जैन भगवती निर्यात प्रेरित नीति, यानी जिससे हमारा निर्यात ज्यादा हो। निर्यात मतलब कि भारत में वस्तुएं बना के दूसरे देश में ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके, इसको वकालत करते हैं। इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन नीति की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या है? आयात प्रतिस्थापन नीति है कि जो वस्तुएं हम बाहर से मंगाते हैं, मान लीजिए बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हैं, फोन, लैपटॉप, ये चीजें अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो हमें इन चीजों को देश में ही बनाना चाहिए, जिससे बाहर से ना मंगाना पड़े। तो क्या हो गया, जो आयात कर रहे हैं उसके स्थान पे हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो आयात प्रतिस्थापन को अच्छा नहीं मानते थे, वो कहते थे कि निर्यात उन्मुख नीति अपनानी चाहिए। निर्यात उन्मुख का मतलब हमें वो चीजों पर निर्यात में ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हम अच्छे से बना सक रहे हैं, जो हम अच्छे से बना सकें उसको दूसरे देश में ले जाके बेचें, उसके बाद वहां का सामान अपने देश में मंगाए। कहते हैं क्योंकि निर्यात बाजार बड़ा होता है, पैमाने की मितव्ययिता को प्राप्त करने में मदद मिलता है। पैमाने की मितव्ययिता का मतलब जब हम लोग बड़े पैमाने पर किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उससे लागत हमारी कम हो जाती है। तो अगर हम लोग दूसरे देश में भी निर्यात करेंगे, एक ही सामान ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो हमारी लागत न्यूनतम हो जाएगी, हम सामान सस्ता बना के दूसरे देश में बेच के ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। दूसरा है वो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के समर्थक है और पूंजी प्रवाह, विदेशी पूंजी प्रवाह को भी अच्छा मानते हैं। वैश्वीकरण क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है जब हम अपने देश में दूसरे देश की कंपनियों को निवेश के लिए, व्यापार के लिए छूट दे देते हैं, उसके बाद अपने देश की कंपनियां भी दूसरे देश में जाएं कारोबार करें, इसको जब हम छूट देते हैं तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं, यानी दूसरे देशों के लिए अपने बाजार को खोल देना। तो जगदीश भगवती जो है अपनी पुस्तक इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन के में वैश्वीकरण के पक्ष में बहुत तर्क देते हैं, इसलिए इनको वैश्वीकरण का पुरोधा कहा जाता है। वह वैश्वीकरण को आर्थिक और सामाजिक प्रगति का शक्तिशाली समाधान मानते हैं। जैन भगवती कहते हैं कि विदेशी निवेश यानी एफडीआई पूंजी और पूंजी प्रवाह के संबंध में कहते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विकासशील देशों के लिए अत्यंत उपयोगी मानते हैं, क्योंकि यह स्थिर पूंजी, प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रबंधकीय कौशल लाता है। वह दीर्घकालीन निवेश का समर्थन करते हैं। एफडीआई का मतलब है जब कोई बाहरी कंपनी आकर यहाँ किसी कंपनी में निवेश करे, बहुत सारा पैसा लगाए, उस कंपनी का विस्तार करे या अपनी नई कंपनी खोल दे, तो इससे क्या होगा, पहले तो दूसरे देश का पैसा हमारे देश में आएगा, यानी हमारे देश में पैसा आएगा तो एक पूंजी का निर्माण होगा। जो फैक्ट्री में पैसा लगाएगा, फैक्ट्री खोलेंगे, हमारे देश में पूंजी बनेगा। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी भी आएगा। मान लीजिए आईफोन बनाने वाली कंपनी हमारे देश में कोई कंपनी लगा रही है, आईफोन बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को काम पे रखेंगे। कैसे कैसे आईफोन बनता है तो हम लोग धीरे धीरे देख के सीख जाएंगे। 10-15 साल 20 साल बाद आईफोन नहीं तो उससे थोड़ा कम स्टैंडर्ड फोन तो बना सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ के लोग जो काम करेंगे उनको प्रबंध की कौशल का विकास होगा। उसके अलावा इससे अगर अच्छा होगा तो और ज़्यादा निवेश आएगा, यानी वो दीर्घकालीन जो ज़्यादा समय के लिए निवेश आता है उसको समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो अल्पकालीन निवेश होता है, जो विशेष करके FII होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं, उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अल्पकालीन निवेश मतलब जैसे कोई विदेशी कंपनी है, वो भारत की कंपनियों में शेयर खरीद ली तो चाहे जब वो शेयर बेच सकती है। इससे क्या होता है, अल्पकालीन अस्थिर सट्टा पूंजी प्रवाह के प्रति आगाह करते हैं। उनका मानना था इन प्रवाहों से वित्तीय संकट का खतरा पैदा हो सकता है, जैसा कि एशियाई वित्तीय संकट में देखा गया था। इसलिए वो विकासशील देशों में पूंजी खातों को धीरे धीरे खोलने की सलाह देते हैं। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी कंपनी में ढेर सारा पैसा बाहर वाले लगा दिए तो कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए
कोई भी दिक्कत आती है तो लोग सारा पैसा इकट्ठे निकाल लेंगे, शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। जो अभी की स्थिति लगभग भारत में शेयर मार्केट की चल रही, क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियां जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल रही हैं, निकाल ले गई थी, जिससे शेयर बाजार बहुत नीचे आ गया। तो इससे अस्थिरता आ जाती है। अगला है, इसके सामाजिक लाभ भी होते हैं। किसके सामाजिक लाभ होते हैं? वैश्वीकरण के। उनके अनुसार वैश्वीकरण केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, मानवाधिकारों की जागरूकता, महिलाओं के सशक्तिकरण में भी योगदान देता है, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसरों के माध्यम से। जगदीश भगवती क्या कहते हैं कि अगर हम लोग वैश्वीकरण पर जोर देंगे तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान का मतलब अमेरिका का आदमी आएगा, देखेगा हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग अमेरिका जाएंगे, देखेंगे कि वो लोग कैसे रहते हैं, तो जो अच्छी चीजें हम लोग उसको अपनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका में लोगों को जीवन की बहुत वैल्यू है, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। इससे हम लोग जागरूक होंगे, यहाँ पर वो लोग आएंगे, बताएंगे हमारे देश में ऐसा होता है, तो यहाँ भी जागरूकता होगी। उसके बाद महिलाओं की स्थिति अमेरिका जैसे देशों में काफ़ी अच्छी है, तो उससे हम लोग भी सीखेंगे, हमारे देश में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं महिलाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार में रखती हैं, तो इससे भी उनको पैसा मिलेगा, उनका सशक्तिकरण होगा। तो इन चीज़ों को भी, इसके अलावा वो वैश्वीकरण गरीबी उन्मूलन में भी कहते हैं कि वैश्वीकरण गरीबी उन्मूलन में भी योगदान देगा या भूमिका अदा करेगा। वो मानते थे कि वैश्वीकरण से जो उच्च समृद्धि प्राप्त होगी, इससे नए रोजगार का अवसर सृजित होंगे, जिससे वह गरीब लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। अगला है व्यापार विकास और नीतिगत प्राथमिकताएं। तो भगवती ने विकासशील देशों के लिए एक प्रभावी विकास रणनीति में व्यापार की भूमिका को प्रमुख रूप से स्थापित किया। यानी वो कहते हैं कि विकास में व्यापार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कहते हैं कि व्यापार विकास का इंजन है। आगे बताते हैं कि खुली आर्थिक नीतियां उत्पादकता बढ़ाती हैं, आय में वृद्धि करते हैं। गैट WTO, गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के माध्यम से व्यापार के नियमों को मजबूत करना विकास को गति देगा। कहते हैं कि ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें, इससे हमारी आय भी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और हम विकास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आयात प्रतिस्थापन नीति की तीखी आलोचना की, आप लोगों को बता चुके हैं आयात प्रतिस्थापन नीति क्या है। वो कहते हैं कि अगर हम आयात प्रतिस्थापन नीति लागू करते हैं तो इससे हमारे अंदर अकुशलता, भ्रष्टाचार और सीमित बाजार आकार का कारण बनेगा। यह नीति घरेलू उद्योगों को अक्षम और गैर प्रतिस्पर्धी बनाती है। इसके अलावा कहते हैं कि सहायता नहीं व्यापार। वो कहते हैं कि हमें दूसरे देशों से विदेशी सहायता नहीं लेनी चाहिए। विदेशी सहायता का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास खाने के नहीं है तो कोई हमें खाने के दे दिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल तो नहीं तो हॉस्पिटल खोल दिया, ऐसी चीज़ें को सहायता कहते हैं। तो कहते हैं कि सहायता मत लो, बल्कि व्यापार पर निर्भरता बढ़ाओ, व्यापार और निवेश पर निर्भरता बढ़ाओ। उनसे कहो कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करो, अब अपनी चीज़ें ले जाके दूसरे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा बेचो। उनका कहना था कि व्यापार आत्मनिर्भरता और सतत विकास सुनिश्चित करता है, जबकि सहायता अक्सर राजनीतिक एजेंडे से जुड़ी होती है और अक्षमता को बढ़ावा देती है। तो जैसे हम लोग ज़्यादा विदेशी सहायता नहीं लेते हैं, तो सहायता जो देगा फ्री में देगा नहीं, वो क्या करेगा, अपनी नीतियाँ और सारी चीज़ें आपके ऊपर थोपना चाहेगा। आप लोग देखते होंगे कोई भी हमारी फ्री में मदद नहीं करना चाहता, अगर कोई मदद करता है तो उसके एवज में उसे कुछ चाहिए, तो इसका भी वो करते हैं। पहला सबसे अच्छा, दूसरा और सबसे अच्छा। इस संबंध में कहते हैं नीति निर्माण में हमेशा वो सबसे अच्छे समाधान की बात करते हैं। आगे वो कहते हैं कि एक घरेलू बाजार में एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब किसी वस्तु का एक ही उत्पादक है, इसे तोड़ने के लिए प्रत्यक्ष घरेलू प्रतिस्पर्धा नीतियां लागू करनी है, न कि व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आगे वो कहते हैं गरीबी और असमानता पर दृष्टिकोण देते हैं। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये बताता है कि अगर आर्थिक विकास होता है, इससे अमीरों के पास पैसा आता है, तो पैसा छन छन के धीरे धीरे ऐसे नीचे नीचे गरीबों के पास भी आएगा। मतलब मान लीजिए अमीर के पास पैसा आया तो ये पैसा नीचे छनते हुए गरीबों के पास भी आएगा। इसी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं कि अमीर अगर पैसा पाएगा तो खर्च करेगा,
तो उससे कम अमीरों के पास आएगा, फिर ये लोग खर्च करेंगे जिनके पास आएगा, ऐसे ऐसे एकदम जो गरीब है उसके पास भी पैसे यानी जो विकास है या आय आ रही है उसका लाभ मिलेगा। तो इस संबंध में जे.एन. भगवती क्या कहते हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए तीव्र आर्थिक वृद्धि को सबसे विश्वसनीय और अस्थायी मार्ग मानते हैं। भगवती जी कहते हैं कि जो ट्रिकल डाउन की कार्य प्रणाली है वो जब अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि प्राप्त कर लेती है तो इसके लाभ जैसे अधिक रोजगार, बेहतर मजदूरी और राजस्व में वृद्धि अंततः समाज के गरीब वर्गों तक पहुंचते हैं। इस पर वो सरकार की भूमिका पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट को ज़्यादा प्रभावी बनाना है तो इसके लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वो कहते हैं कि सरकार को व्यापार से प्राप्त राजस्व मतलब सरकार जो पैसा प्राप्त कर रही है व्यापार से उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे तथा लक्ष्य आधारित सार्वजनिक व्यय के माध्यम से असमानता और गरीबी को कम करने के लिए खर्च करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो सरकार आय प्राप्त कर रही है व्यापार से उसको गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य इन चीज़ों पर खर्च कर सकती हैं। इस संबंध में उनका अमर सेन के साथ विवाद रहा है या वाद विवाद, मतलब तो अमर सेन इनके विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। भगवती ने विकास को प्राथमिकता दी कि एक बड़ा करो, कि एक बड़ा कर लो मतलब जीडीपी का आकार ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर जीडीपी का आकार ज़्यादा सही रहेगा तो इससे हम लोग गरीबों की मदद कर पाएंगे। जबकि अमर सेन कहते हैं कि मानव विकास संकेतक जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारो। अगर लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे ज़्यादा और स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा तो, और इसके अलावा प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश के माध्यम से चीज़ें करो तो वो लोग अपना विकास खुद कर लेंगे। यानी मानव पूंजी में निवेश करो। अगर मानव पूंजी अच्छी होगी, लोग पढ़े लिखे जागरूक स्किल होंगे तो देश का विकास खुद हो जाएगा। ये दोनों का अलग अलग मत रहा। जो अगला विचार है इनका वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचार। इसके संबंध में वो लाइसेंस राज की आलोचना करते हैं। आप लोगों को लाइसेंस राज बता चुके हैं कि 1991 से पहले भारत में कोई भी उद्योग खोलने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया थी। लाइसेंस लेने के लिए अगर कोई उद्योग खोलना चाहते थे तो 1991 में नई आर्थिक नीति में इसको समाप्त कर दिए गए। तो जो लाइसेंस राज थे उसको ये आलोचना करते हैं, कहते हैं कि लाइसेंस राज के कारण भारत में जो भारत की विकास दर थी वो बहुत धीमी थी, जो हिंदू विकास दर के नाम से जानी जाती है। इसके लिए वो लाइसेंस राज जिम्मेदार ठहराते हैं। हिंदू विकास दर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कहीं पूछे हिंदू विकास दर क्या है तो आप लोग बताएंगे 1950 से लेकर लगभग 1980 के दशक तक या 90 तक कह सकते हैं। भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 3 से 3.5% के आसपास थी। इसको हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया गया था। तो इसके लिए लाइसेंस राज को जिम्मेदार ठहराते हैं। 1991 के सुधारों का समर्थन जे.एन. भगवती ने 1991 के में जो सुधार किए गए थे यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम लोग एलपीजी सुधार कहते हैं। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन। तो इसके वो बहुत बड़े समर्थक थे। इन सुधारों को भारत की दूसरी क्रांति कहा, जिसने देश में उच्च और सतत विकास के पथ पर अग्रसर किया। विकास बनाम कल्याण पर बहस। तो अमर सेन कल्याण पर ज्यादा फोकस करते हैं जबकि जे.एन. भगवती विकास पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें दोनों का वाद विवाद रहा है। भगवती ने तर्क दिया कि भारत को चीन की तरह विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले केक का बड़ा आकार करना है, जिसके बाद कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। जे.एन. भगवती क्या कहते हैं कि पहले हमें अपनी जीडीपी का आकार इतना बड़ा कर लो, उसके बाद इसको काट काट के गरीबों में भी बांट दो। लेकिन जब केक बड़ा होगा तभी तो बांट पाओगे। मान लीजिए छोटा सा केक है, इसमें सबको बराबर बराबर मिल रहा है तब भी थोड़ा मिल रहा है। तो चीन का उदाहरण देते हैं कि चीन जैसे अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा कर लिया है, अब आराम से गरीबी दूर कर सकता है। इसलिए भारत को भी पहले अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा करना चाहिए। सुधारों की धीमी गति। जे.एन. भगवती ने भारतीय नीति निर्माताओं से श्रम बाजार के लचीलेपन और बुनियादी ढांचे में सुधार को तेजी से लागू करने का आह्वान किया। उनके अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह आवश्यक है। इसके अलावा भविष्य नीति के सुझाव। जे.एन. भगवती ने भारत को बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश करने, श्रम कानूनों के लचीलेपन बनाने और निर्यात को और अधिक सुगम बनाने की सलाह देते हैं ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके। अगला है व्यापार बनाम सहायता पर विचार। इनके जो है जे.एन. भगवती ने विकासशील देशों के लिए विकास की रणनीति में व्यापार को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो विदेशी सहायता है
इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ट्रेड मतलब व्यापार करो, नॉट ट्रेड। उनका कहना था कि विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनने के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर रहने की बजाय व्यापार और निवेश की शक्ति पर निर्भर होना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि सहायता जो है वो अक्षमता को बढ़ाता है। कहते हैं विदेशी सहायता अक्सर अक्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देती है या प्राप्तकर्ता देशों को बाहरी शक्ति पर निर्भर बनाती है, उनके अस्थायी विकास के प्रयासों को कमजोर करती है। तो कहते हैं जो व्यापार होता है उससे अस्थायी लाभ होता है। कहते हैं व्यापार से होने वाले आय स्थिर, सतत और होती है और आय प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित होती है, जो उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देती है। सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण वे तर्क देते हैं व्यापार से प्राप्त राजस्व उपयोग सरकार ने बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक वस्तुओं के वित्त पोषण के लिए कर सकते हैं, जिससे एक आत्मनिर्भर विकास चक्र शुरू हो। बुनियादी ढांचे मतलब जैसे रेलवे का ढांचा अच्छा कर दें, एयरपोर्ट बना दें, सड़कें बना दें, पुल बना दें, बिजली पानी की सुविधा अच्छी कर दें, सारी चीज़ें ये बुनियादी ढांचे में आता है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सारी चीज़ें बन जाए। सार्वजनिक वस्तुएं मतलब सरकार द्वारा जो वस्तुएं प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सारी वस्तुएं कैसी हैं? सार्वजनिक वस्तुएं हैं। गरीबी उन्मूलन पर दृष्टिकोण और विकास से गरीबी में कमी। भगवती का कहना था कि गरीबी घटाने का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक वृद्धि को तेज करना है, जिससे समृद्ध समर्थक गरीबी विरोधी प्रो ग्रोथ रणनीति कहते हैं। वह कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि मुख्य उपाय है। कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था की नीतियाँ। खुली अर्थव्यवस्था नीति मतलब जिसमें दूसरे देशों के साथ भी व्यापार हो, जो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, जो प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देती है, विशाल पैमाने पर रोजगार सृजन करती है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो गरीबी स्वाभाविक रूप से कम होती है, क्योंकि लोग श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं और उनकी आय बढ़ती है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की भूमिका। उनका मानना था कि आर्थिक विकास का लाभ धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होते होते समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा। लक्ष्य आधारित सामाजिक नीतियाँ। वह कहते हैं कि केवल वृद्धि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह गरीबी और असमानता को कम करने के लिए सामाजिक नीतियाँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लक्षित नगद हस्तांतरण का सहारा लें। उनके अनुसार गरीबी विरोधी योजनाएं तभी सफल होंगी जब अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, ताकि उन्हें वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न हो सके। विकास पर गरीबी का प्रभाव। जैन भगवती कहते हैं कि गरीबी अक्सर राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करती है, जिससे आर्थिक सुधारों का लागू करना कठिन हो जाता है। अब हम लोग जैन भगवती के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि जैन भगवती ने मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण को बहुत अधिक समर्थन दिया। जहां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों की दिशा दी, वहीं उन्हें कई महत्वपूर्ण आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। उनका जो हम लोग मूल्यांकन आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे, निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला है असमानता और समावेशन की चिंता। आलोचकों का तर्क है कि भगवती अत्यधिक मुक्त बाजार या ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर भरोसा करके गरीबी और आय समानता की समस्या को पर्याप्त रूप से जो कम करने की बात करते हैं, सही नहीं है। जैसे भगवती का मानना था कुछ समृद्धि का लाभ अक्सर समाज के अमीर और शक्तिशाली लोगों तक केंद्रित रह जाता है। ये आलोचक कहते हैं। भगवती क्या कहते हैं कि सिर्फ अमीर तक नहीं रहता, ट्रिकल डाउन के द्वारा नीचे भी जाता है। ट्रिकल डाउन की प्रक्रिया हमेशा पर्याप्त रूप से तेजी से काम नहीं करती, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ जाती है। ये आलोचक कहते हैं कि ट्रिकल डाउन काम नहीं करता, जिसकी बात भगवती करते हैं। विकास बनाम कल्याण पर मतभेद। भगवती की एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है। वो कहते हैं कि केवल वृद्धि या आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है। भगवती जहाँ वृद्धि को प्राथमिक लक्ष्य मानते हैं, वही आलोचक कहते हैं कि वृद्धि अस्थायी और समावेशी बनाने के लिए मानव विकास संकेतक विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश आवश्यक है। उनका यह विवाद कि पहले केक बड़ा करो, यानी जीडीपी का आकार बढ़ाओ, उससे जरूरी है कि मानव पूंजी निर्माण पहले करना चाहिए। ठीक है, ये कौन कहता? आलोचक। मानव अगर कुशल होगा, वो होगा तो जीडीपी का आकार बड़ा कर लेगा। अगला है पूंजी बाजार जोखिम। उनके पूंजी खाते खोलने के समर्थन पर चिंता व्यक्त की गई है। जैसे वो विदेशी पूंजी को बहुत अच्छा मानते थे कि विदेशी पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, तो आलोचक इस पर कहते हैं नीतिगत विकासशील देशों को अचानक पूंजी निकासी मतलब जो पूंजी लगाए हैं, वो जो देश लगाया है वो वापस लेके चला जाए, और वित्तीय अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट
पैदा हो सकता है। अब इनके हम सिद्धांतों को निष्कर्ष लेते हैं। उनका जो मूल सिद्धांत है, भगवती ने सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया कि खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, निर्यात उन्मुक्त नीतियां ही समृद्धि का मार्ग है। उनका यह तर्क है कि यही रास्ता है जो विकासशील देशों को बाहरी सहायता निर्भरता से मुक्त दिलाकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है। उनके सिद्धांतों का नीतिगत प्रभाव क्या रहा? उनके सिद्धांतों ने विश्व व्यापार संगठन के गठन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकासशील देशों द्वारा 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर उदारीकरण की नीतियों को अपनाने में उनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला है विचारों की विरासत। भगवती एक ऐसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री के रूप में याद किए जाते हैं जिन्हें वैश्वीकरण को न केवल एक आर्थिक बल्कि नैतिक शक्ति के रूप में दृढ़ता से परिभाषित किया, जो गरीबी कम करने में सक्षम है। उनके विचार आज भी नीति निर्माताओं को संरक्षणवाद से बचने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों की क्लास कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोगों की जो पहली यूनिट थी और दूसरी यूनिट थी, 2 यूनिट पूरी हो गई है। आगे की क्लास में हम लोग तीसरी यूनिट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।